Evening, let's wait for a few minutes. Uh, so let's start. Right. तो अभी तक हम लोगों ने है ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक देखा है ना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए है ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, वो क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी टेबल में तीन तीन कॉलम है ना, या चार कॉलम या जितने भी कॉलम है, उसमें जो भी कैंडिडेट की है ना, वो कैंडिडेट की इतना होना चाहिए सफिशिएंट कि उससे सब डिटरमाइन हो जाए, है ना। कहने का मतलब है कि एक टेबल में अगर कैंडिडेट की ए है और टेबल में तीन कॉलम है ए बी सी, तो ए से बी और सी दोनों डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए से बी डिटरमाइन हो रहा है और फिर बी से सी डिटरमाइन हो रहा है ना। ये हमने देखा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, है ना। तो उसके हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब बीसीएनएफ क्या कहता है। बीसीएनएफ जो है बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही स्ट्रिक्टर वर्जन है। यानी कि एक टेबल को बीसीएनएफ में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो टेबल जो है पहले से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, है ना। और उसके अलावा क्या कंडीशन है, उसके अलावा कंडीशन ये है कि द टेबल इन बीसीएनएफ a table is in BCNF if every functional dependency y belongs to x is super key of the table, है ना। तो हर फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो x जो है ना, वो सुपर की होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो कोई ऐसा की नहीं होना चाहिए कि वो बस एक एट्रीब्यूट भर है। प्राइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टेबल में कैंडिडेट की जो है दो दो एट्रीब्यूट को मिला के बनाया जा रहा है और उसमें से एक एक्स है ना। एक्स का एट्रीब्यूट एक एक्स का की एट्रीब्यूट होना काफी नहीं है। एक बीसीएनएफ फॉर्म के टेबल में जहां पे वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी है, कोई वाई एट्रीब्यूट है जो कि एक्स एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि हो सकता है आपके लिए आपका नाम जो है रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा हो। ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स जो है वो उस टेबल के कैंडिडेट की का मात्र एक एट्रीब्यूट हो। एक्स जो है वो कंप्लीटली प्राइमरी की होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, या फिर सुपर की, जो भी बोलो आप, वो होना चाहिए, है ना। एक्स से एक्स जो है उस टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है, और उससे सारा डिपेंड वो हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला कि टेबल जो है, वो बात मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है कि टेबल जो है पहले से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना, हर फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सुपर की प्राइमरी की होना चाहिए। कोई भी इस टेबल में ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं आना चाहिए कि एक कोई एट्रीब्यूट वाई पे डिपेंड करे, एक कोई एट्रीब्यूट वाई एक्स पे डिपेंड करे, लेकिन वो एक्स जो है वो खुद कैंडिडेट की ना हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, है ना। वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा, बट बीसीएनएफ यानी कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, है ना। तो इसको जो है एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम इस एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसको हमने क्लास में कर लिया था एंड वी आर रिवाइजिंग, सो इट्स बेटर दैट वी टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है ना। तो क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगा। let me insert a table of 3 2 6, ठीक है। तो एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का जो है आईडी, सब्जेक्ट और कौन प्रोफेसर पढ़ा रहा है, इसका टेबल मैं बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रोफेसर जो उसको पढ़ा रहा है इस सब्जेक्ट को। आई कैन जूम, आई थिंक,
सो मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका आईडी क्या है 101। वो सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, जावा, और प्रोफेसर का नाम ले लेते हैं पी डॉट जावा, है ना, जावा का प्रोफेसर। कोई सब्जेक्ट वही स्टूडेंट जो है जिसका रोल नंबर 101 है या स्टूडेंट आईडी 101 है, वो क्या पढ़ रहा है, और C++, और पढ़ाने वाले टीचर कौन है, P डॉट CPP, है ना। तो अलग अलग प्रोफेसर है ना। उसके बाद अलग स्टूडेंट का डेटा, है ना। स्टूडेंट आईडी नंबर 102 क्या पढ़ रहा है, वो जावा, पढ़ा कौन रहा है उसको, P डॉट जावा 2, है ना। सेम सब्जेक्ट जो 101 नंबर वाला बंदा पढ़ रहा है जावा, वही ये भी पढ़ रहा है, लेकिन इसको कोई और प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना। 103, आप लोग ये कह सकते हो कि ये दोनों स्टूडेंट जो होंगे सेम क्लास में नहीं होंगे, है ना, बिकॉज सेम क्लास में तो एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। PC हैश प्रोफेसर, C हैश पढ़ाने वाले प्रोफेसर। वो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर स्टूडेंट आईडी 103 है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, C हैश, तो उसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर का नाम है C हैश। और एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी जिसका 104, और वो पढ़ रहा है क्या, जावा, एंड लेट अस से हिज प्रोफेसर नेम इज P डॉट जावा, ठीक है। ये टेबल बन गया, है ना। अब इस टेबल में कितने कॉलम है, देखो टेबल में है स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर, है ना, 3 कॉलम है। जरा ध्यान से इसमें सोचो कि इसमें कैंडिडेट की कैसे बनेगा, है ना। क्या एक कोई एट्रीब्यूट अकेला कैंडिडेट की बन रहा है, नहीं, है ना। स्टूडेंट आईडी तुम देखो 101 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि यूनिक वैल्यूज नहीं है उस कॉलम में, है ना, इस टेबल के लिए, तो स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसमें सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, तो सब्जेक्ट जावा जावा रिपीट हो रहा है अगेन, ये की नहीं है, ये कैंडिडेट की नहीं है, प्राइमरी की नहीं है ना। प्रोफेसर में भी देख लो, प्रोफेसर जावा जो है वो यहाँ पे भी है, प्रोफेसर जावा जी यहाँ पे भी है, तो रिपीट हो रहा है अगेन, समझ सकते हो ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कैंडिडेट की ढूंढना चाहूँ तो मुझे ये रियलाइज होगा कि अगर मैं सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी, ये टेबल किस बारे में है कि स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में इनरोल्ड है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट और सब्जेक्ट का अगर मैं यूनियन ले लिया मैंने, है ना, स्टूडेंट और सब्जेक्ट का अगर मैंने यूनियन ले लिया, तो प्राइमरी की मुझे मिल जाएगा, है ना, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो स्टूडेंट आईडी 101 जावा पढ़ रहा है, अब स्टूडेंट आईडी 101 फिर जब जावा पढ़ेगा तो उसका दोबारा नोटिस नहीं आएगा इस टेबल में, है ना। स्टूडेंट आईडी 101 जावा आ गया एक बार, तो दोबारा 101 जावा नहीं आ सकता है ना। हो सकता है ये प्रोफेसर जावा कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाए, तो स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट भी उससे पढ़ेगा। तो स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर का आप तो यूनियन नहीं ले सकते हो, लेकिन स्टूडेंट आईडी और जावा का आप ले लोगे, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक टीचर पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट उसमें इनरोल्ड है, तो आप स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट का आपने यूनियन ले लिया, तो आपको जो है कैंडिडेट की यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे की एट्रीब्यूट क्या क्या है, की एट्रीब्यूट निश्चित रूप से स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट है,
ऑब्वियसली नॉन की एट्रीब्यूट कौन सा बचा, प्रोफेसर, है ना। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है और ये दोनों जो है वो क्या है, की एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इस टेबल को ध्यान से देखो, क्या ये टेबल बीसीएनएफ में है, क्या ये टेबल वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म में, बिल्कुल है ना। कोई यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कैंडिडेट की मिलके जो है प्रोफेसर को डिटरमाइन कर दे रहा है कि ये फलाने रोल नंबर के स्टूडेंट जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है उसको ये टीचर पढ़ा रहा है ना। वही स्टूडेंट जब सी प्लस प्लस पढ़ता है तो उसको ये टीचर पढ़ा रहा है ना। ये दोनों डेटा अगर मुझे पता हो, है ना, आपके ही कॉलेज में अगर मुझे रैंडमली आके किसी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी दे दिया जाए और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो क्या मैं नहीं बता सकता हूँ उसको कौन कौन सा टीचर पढ़ा रहा होगा, बिल्कुल पढ़ा रहा होगा, है ना। आप में से किसी का स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, मान लो कि स्टूडेंट आईडी 6119 प्रशांत कुमार है ना, तो 6119 और सब्जेक्ट है डीबीएमएस, तो सीधा देख के बोल देगा ना कोई भी कि राहुल सर उसमें डीबीएमएस पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब बस यही है कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट जो है अगर आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो। तो जो बीसीएनएफ से पहले यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन है कि जो नॉन के एट्रीब्यूट है वो बिना किसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के एक बार में डिटरमाइन हो जाना चाहिए कैंडिडेट की से, तो हो रहा है ना, ये दोनों हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन बीसीएनएफ का कंडीशन ये है कि जो कह सकते हैं कि यहाँ जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी उस फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट साइड में हमेशा प्राइमरी की आना चाहिए, की एट्रीब्यूट से काम नहीं चलेगा। इस टेबल का फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इस टेबल में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, प्रोफेसर से सब्जेक्ट, है ना, कि आपने पढ़ा पी डॉट जावा तो ये सर जावा पढ़ाते होंगे, पी डॉट सी एस वाले सर सी एस पढ़ाते होंगे, पी डॉट जावा 2 वाले सर हमेशा जावा पढ़ा रहे हैं, पी डॉट सी प्लस प्लस सीपीपी वाले सर सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं, फिर से पी डॉट जावा सर जो है जावा में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रोफेसर का जो है पता चल गया नाम तो आप सब्जेक्ट बता दोगे। लेकिन मैंने बीसीएनएफ में आपको क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा कैंडिडेट की आना चाहिए। तो ये टेबल जो है बीसीएनएफ में नहीं है ना। तो बीसीएनएफ में या किसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पार्टिकुलर फॉर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, है ना, इस टेबल को हम तोड़ेंगे। ये हमने देख रखा इसको, ट्राई टू डू इसी में हो गया। तो एक इसको डिकम्पोज करते हैं, एक तो टेबल बनाते हैं किसका, स्टूडेंट आईडी और आई थिंक
एक टेबल यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट का, और दूसरा टेबल बनेगा सब्जेक्ट और प्रोफेसर का, है ना। तो स्टूडेंट आईडी जो है, अब एक स्टूडेंट जो है वो जावा में इनरोल्ड है, फिर वो स्टूडेंट जो है वो किसी और सब्जेक्ट में इनरोल्ड है, तो वो एक टेबल बनेगा, है ना। तो उस टेबल में आपको जो है कोई भी ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एट्रीब्यूट हो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है ना। तो आई थिंक इसमें एक टेबल तो स्टूडेंट आईडी का बनेगा, और मतलब स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट का, और दूसरा बनेगा सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर का। इफ यू लुक एट द एग्जांपल दैट वी हैड डिस्कस्ड, तो उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक टेबल था। टेबल में हमें क्या दिया हुआ था कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टाइप और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, है ना। ये सारी चीजें जो है हमें दी हुई थी, ठीक है। इसको अगर हम बीसीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो कैंडिडेट की क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का एक बार आपने यूनियन ले लिया, है ना। 264 और डिजाइन, 264 टेस्टिंग, 364 स्टोर, 364 डेवलपिंग, है ना। कभी भी इसका और इसका यूनियन आप इस टेबल में देखो रिपीट नहीं होगा, और इसी वजह से ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, प्राइमरी की मतलब कैंडिडेट की बनेंगे। दोनों का यूनियन जो है कैंडिडेट की बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि एम्प्लॉय आईडी से, एम्प्लॉय का जो आईडी है उससे हम पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉय कंट्री का है ना। जैसे जैसे कि आपका अगर मुझे रोल नंबर कॉलेज में बता दिया जाए आप लोगों में से किसी का आईडी नंबर, तो आप किस शहर पे, आपका होम टाउन क्या है, वो देख के बता सकता है ना हमारे जो एडमिन के लोग हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का अगर नाम पता हो तो हम उसका डिपार्टमेंट का टाइप, तो डिजाइन डिपार्टमेंट और टेस्टिंग डिपार्टमेंट दोनों का टाइप सेम है ना। D394 दोनों जो है D394 कैटेगरी में ही आते हैं, और डिपार्टमेंट नंबर जो है उन चारों का अलग है, ठीक है। तो डिजाइन वाले का डिपार्टमेंट नंबर अलग है, टेस्टिंग का अलग है, सारी डिपार्टमेंट का अपना अपना नंबर है ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कैसे है कि एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय का कंट्री पता चल जाता है, और एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का टाइप और डिपार्टमेंट नंबर भी पता चल जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस टेबल में क्या वो कमी है कि वो बीसीएनएफ नहीं हो पा रहा है। कमी यही है कि अगर आप इस डिपेंडेंसी को देखो तो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये कैंडिडेट की नहीं है, ये की एट्रीब्यूट है। यानी कि अगर हमें कैंडिडेट की बनाना है तो इन दोनों का हमें यूज करना पड़ेगा, बट ये दोनों अकेले जो है वो की अकेले जो है ये की एट्रीब्यूट या सुपर की या प्राइमरी की नहीं है ना। तो क्योंकि ये अकेले नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हमें इस टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा, है ना। तो एक टेबल बनेगा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय के कंट्री का, है ना। क्योंकि एम्प्लॉय की आईडी से हम एम्प्लॉय कंट्री निकाल सकते हैं, तो इस टेबल में जो है की एट्रीब्यूट या कैंडिडेट की कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय कंट्री जो है वो, एम्प्लॉय का कंट्री जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है, और वो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, इस टेबल की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय कंट्री, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की कंट्री जो है डिपेंड करे एम्प्लॉय की आईडी पे। तो एम्प्लॉय की का आईडी इस टेबल में, जो लेफ्ट हैंड साइड इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में है एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी क्या है, कैंडिडेट की है। इस टेबल का कैंडिडेट की एम्प्लॉय आईडी है। तो ये हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अगला टेबल कैसे बनाया हमने, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर। हमने क्या बोल यहाँ पे कहा कि डिपार्टमेंट अगर हमें पता हो तो हम उसके डिपार्टमेंट का टाइप और डिपार्टमेंट का नंबर दोनों बता सकते हैं, है ना। तो उस टेबल को हमने तोड़ के अलग कर दिया, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टाइप डिपार्टमेंट नंबर को अलग कर दिया, है ना। और लास्ट में जो है इसको और इसको मैप करने के लिए इन दोनों को, क्योंकि आप देखो
जो डेटा यहाँ पे है वो डेटा यहाँ पे नहीं है ना। तो आप लोग जानते हो रिलेशनल डेटाबेस में दो डेटाबेस को जोड़ना जरूरी है। तो एम्प्लॉय का आईडी और डिपार्टमेंट है ना, यानी कि इस टेबल में ये एट्रीब्यूट जो है एम्प्लॉय का आईडी या यहाँ, और इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों का हमने यूनियन ले लिया। तो फिर हमें क्या मिल गया, एक मैपिंग टेबल मिल गया है ना। तो इस टेबल को हमें BCNF यानी कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 टेबल बनाने पड़े। एक टेबल में जो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री है ना, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पे एम्प्लॉय कंट्री डिपेंड करता है। और उसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय के का अगर मुझे डिपार्टमेंट पता है तो मैं डिपार्टमेंट टाइप भी बता सकता हूँ और उसके डिपार्टमेंट का नंबर भी बता सकता हूँ। ठीक है। और एक और टेबल हमने बनाया मैपिंग करने के लिए, है ना। इस टेबल में जो है कोई भी आप, क्योंकि सारी वैल्यू यूनिक ही चल रही है, ठीक है। तो अभी अगर 4 ही एम्प्लॉय होते हैं तो आप डेफिनेटली क्या कहते हैं कि दोनों में से कोई भी ले सकते थे, लेकिन आपको क्या लेना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा एम्प्लॉय भी सेम डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको वो चीज ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय थे, तो यहाँ पे अगर आपको की बनाना है, मतलब यहाँ पे आपको जो है इस टेबल की बात करूं मैं, तो अगर आपको कैंडिडेट की बनाना है तो आपको दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है। एंड यहाँ पे ऑल्दो ये रिपीट नहीं हो रहा है, बट वही मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ 2 एम्प्लॉय, अगर 2 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो फिर डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय का डेटा आपके पास होगा। तो आपको इन दोनों का वो लेना है। अब देख रहे हैं जो बात मैंने बोली कि पहले टेबल में एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की है, पहले में एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट कैंडिडेट की है, दूसरे में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कैंडिडेट की है, दूसरे में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कैंडिडेट की है, सॉरी इस टेबल में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कैंडिडेट की है, और तीसरे में क्या यूनियन है एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट का, है ना। इन दोनों का यूनियन लेना है ना। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ क्योंकि अभी हमारे पास 4 ही डिपार्टमेंट का डेटा है और उस 2 ही एम्प्लॉय का हमने कंसीडर किया है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि ये चारों तो यूनिक वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को कैंडिडेट की या प्राइमरी की अज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है सेम ही डिपार्टमेंट में, और मतलब अगर मैं इस टेबल को एक्सटेंड करूँ और भी एम्प्लॉयज का डेटा लूँ तो फिर लॉजिकली एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को आप कैंडिडेट की नहीं अज्यूम कर सकते, आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है। So this was about BCNF. Next lecture में we will we will try to do practice with all several questions in normalization सारे format का, and then we will move to transactions. So Nityanand, Khushbu, Samreen, Prashant, Anand, Dharmpal, Bittu, and Priyanshu, right? So yeah, the attendance has been taken. Thank you.